तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब एक नया वीडियो बनाया है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके। तो अब आपसे फिर से कहूँगा एक बार कि सभी इस लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो। तो चैप्टर है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए प्रोमिसेस टू बी टू abandon a prosecution which he had instituted against B for robbery, and B promises in lieu thereof to restore the value of property robbed. Is such a contract valid? तो क्वेश्चन है कि ए ने प्रॉमिस किया बी से कि जो केस उसने फाइल किया है बी के खिलाफ रॉबरी के लिए, वो उस केस को वापस ले लेगा यदि बी ने जो चुराई हुई संपत्ति है उसकी वो वापस कर दी। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो आंसर है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब होता है सप्रेस करना और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है चलता हुआ केस। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि जो कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं उन्हें बीच में ही रोक देना। तो ये कहा जाता है कि यदि कोई एग्रीमेंट करता है प्रोसिक्यूशन को स्टिफल करने के लिए, यानी कि यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, केस फाइल हो चुके हैं, उन्हें रोकने की बात आती है, तो ऐसे केस में ये माना जाता है कि ये तो एक तरह से एब्यूज ऑफ जस्टिस है, परवर्जन है। इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स को माना जाता है वॉइड। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत जो है वो तो ये कहता है कि हम लोगों को कभी व्यापार की तरह इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। इस इंस्टेंट केस में यदि हम देखें तो ए ने प्रॉमिस किया बी से कि वो केस जो है प्रोसिक्यूशन का वो अबेंडन कर देगा जो कि उसने बी के खिलाफ फाइल किया है रॉबरी के लिए, यदि बी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका सामान लौटा दे जो उसने चुराया था। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, और स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है अनलॉफुल, क्योंकि ये कहते हैं कि यदि आपने किसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया है तो अब आपको वेट करना चाहिए और न्याय प्रक्रिया पर जो है वो बिलीव रखना चाहिए, और उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जिसने गलत काम किया है। मात्र अपना फायदा देखकर के मेरा सामान वापस मिल रहा है, आपको प्रोसीडिंग्स वापस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्योंकि यदि किसी ने गुनाह किया है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक लाइसेंस दिया गया घास काटने का एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। लाइसेंस की एक कंडीशन, एक शर्त ये भी थी कि जो लाइसेंसी है वो अपना ये जो इंटरेस्ट है अंडर लाइसेंस वो बगैर फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के किसी को असाइन नहीं करेगा, और यदि उसने किया तो एक फाइन बता रखा था यदि ऐसी कंडीशन ब्रीच की गई तो। हालांकि ये जो कंडीशन है इसकी ऑब्जर्वेंस जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं थी फॉरेस्ट एक्ट में। तो एक्स के पास लाइसेंस था लेकिन एक्स ने फिर भी इस कंडीशन की ब्रीच कर दी। तो बताएं क्या होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ वाले टॉपिक से। तो ये कहा जाता है कि वो काम जो फॉरबिड किए गए हैं लॉ के द्वारा वो होते हैं जो स्टैट्यूट से पनिशेबल होते हैं। साथ में ये प्रोहिबिटेड वर्क्स होते हैं, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स ने इन्हें प्रोहिबिट किया हुआ होता है, लेजिस्लेचर की अथॉरिटी से ये मना किए गए होते हैं। उन सभी कामों को हम कहते हैं कि ये एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है। इस प्रेजेंट केस में एक लाइसेंस दिया गया था एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा घास काटने के लिए फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, और एक टर्म ये थी लाइसेंस की कि लाइसेंस अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन नहीं करेगा बगैर फॉरेस्ट ऑफिसर के पूछे, और यदि किया तो फाइन प्रिस्क्राइब था यदि कंडीशन ब्रीच हुई ये वाली। पर साफ लिखा था कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है फॉलो करना। तो यानी कि यदि कंडीशन की ब्रीच हुई भी तो ऐसे केस में कोई लॉ की ब्रीच नहीं हुई, ये तो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए दी गई एक कंडीशन थी। तो जब ए ने ब्रीच करा इस कंडीशन को और वो असाइन कर देता है अपना इंटरेस्ट उस लाइसेंस में, तो ऐसा ऐसा एग्रीमेंट जो है वैलिड ही रहेगा। यहाँ असाइनमेंट लॉ से प्रोहिबिटेड नहीं था, केवल ये था कि असाइनमेंट किया तो फाइन लगेगा,
तो यानी कि इस तरह का प्रोविजन तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था और रेवेन्यू के प्रोटेक्शन के लिए था। तो इसी पर्पस से यहाँ पर यदि उसने असाइनर ने असाइन कर दिया तो ऐसे केस में इसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पी ने कुछ पैसे डी को दिए जो कि एक मैरिड वुमेन थी, ताकि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सके, और फिर उसने वादा किया कि जैसे ही उसका डिवोर्स होगा वैसे ही ये जो एडवांस देने वाला है वो उससे शादी कर लेगा। तो क्या इस प्रकार का एग्रीमेंट वैलिड माना जाना चाहिए? तो आंसर नंबर 3, लॉ ने कुछ एग्रीमेंट्स को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बताया है और उन्हें इमोरलिटी की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि पी ने मनी एडवांस करी डी को, जो कि एक मैरिड वुमेन है, ताकि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सके और एग्री हो जाए डिवोर्स होते ही पैसे देने वाले के साथ शादी करने के लिए, तो फैसला ये सुनाया गया कि यदि पी वापस अपना पैसा चाहता है तो ऐसे केस में, क्योंकि एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है, वो अपना पैसा वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य था डिवोर्स कराने का उसके हस्बैंड से, और फिर वादा किया गया कि वो शादी कर लेगा उससे, तो ये सारे के सारे जो सर्कमस्टांस हैं गुड मॉरल्स के खिलाफ हैं, सोसाइटी के खिलाफ हैं। इसीलिए इन्हें हम एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, इमोरल मानते हैं और ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है। क्वेश्चन नंबर 4, A promises to superintend on behalf of B, a legal manufacturer of indigo, and an illegal transactions of other articles. B promised to pay salary of rupees 20,000 per month. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जुड़ा हुआ है एक ऐसे सवाल से जिसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है, उसके कुछ पार्ट लीगल हैं, कुछ पार्ट इलीगल हैं, तो यदि लीगल इलीगल से अलग हो सकता है तो ऐसे केस में लीगल वाले को एनफोर्स कर देंगे और इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। लेकिन यदि वो सीवियरेबल नहीं है तो ऐसे केस में पूरा ट्रांजैक्शन ही इलीगल मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का एक रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है सेक्शन 24 ये कहता है कि यदि पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन है एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए, और कोई जो पार्ट है सेवरल कंसिडरेशंस का, उसका ऑब्जेक्ट सिंगल है और वो अनलॉफुल है, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। ये कहा जाता है देयर इज नो प्रॉमिस फॉर लॉफुल कंसिडरेशन इफ देयर इज एनीथिंग इलीगल इन कंसिडरेशन व्हिच मस्ट बी टेकन एज अ होल। तो ये कहते हैं कि कोई प्रॉमिस नहीं है लॉफुल कंसिडरेशन का यदि कुछ इलीगल है कंसिडरेशन में एज अ होल। और जनरल रूल ये कहता है कि जहाँ पर लीगल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हो सकता है इलीगल पार्ट से, तो बैड पार्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और गुड पार्ट को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर इलीगल पार्ट को आप अलग ही नहीं कर सकते तो ऐसे केस में पूरा का पूरा एग्रीमेंट हो जाता है वॉइड। इस प्रेजेंट केस में भी, इस इंस्टेंट केस में भी, जो ए है उसने प्रॉमिस किया कि मैं देखभाल कर लूँगा आपके बिहाफ पर, जो कि एक लीगल मैन्युफैक्चरर था इंडिगो, और इलीगल ट्रैफिक ऑफ अदर आर्टिकल्स का भी उसने प्रॉमिस किया। कुल मिलाकर सैलरी दी जानी थी 20,000 पर मंथ। यहाँ क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि 20,000 पर मंथ कैसे सीवियरेबल है पता नहीं, तो दोनों की मिला के सैलरी है, तो यहाँ इलीगल पार्ट को लीगल से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए पूरा एग्रीमेंट वॉइड है। जो ऑब्जेक्ट है ए के प्रॉमिस का और जो कंसिडरेशन है वो पार्ट में अनलॉफुल है पर सीवियरेबल नहीं है, इसीलिए होल ऑफ द एग्रीमेंट इज वॉइड।